हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग का आज के लेक्चर में। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 27.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं भाई साहब। आज मौसम देख रहा हूं, आज एकदम सुहाना सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है भैया एकदम पकौड़े और चाय के साथ क्लास करी जाए। लेकिन कोई बात नहीं, क्लास के बाद खाऊंगा मैं पकौड़े और चाय। चलिए शुरू करें। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों का कल पेपर हुआ है, आरबीटी का एक पेपर था और आपका रियल टेस्ट का पेपर था। तो दोनों ही पेपर काफ़ी बच्चों के अच्छे गए हैं, काफ़ी बच्चों के अच्छे नहीं गए होंगे। तो कभी भी ये ट्राई ना करें कि आपको पेपर में सारे के सारे सवाल बनाना है और आप ये ना सोचें कि मैं 720 में 720 नंबर ले आऊं। क्यों? उसका कारण है कि पेपर को मैं कोई ना कोई पोर्शन आपको ऐसा दिख रहा होगा कि कोई टफ आ रहा होगा, कोई लेंदी आ रहा होगा। कल मैं काफ़ी बच्चों से मिलने के लिए गया भी था सेंटर पर, तो उन्होंने बोला सर जूलॉजी का पेपर थोड़ा सा लेंदी हमको लगा, है ना। और फिजिक्स भी थोड़ी अच्छी आई थी, केमिस्ट्री में भी टाइम थोड़ा सा टेक लग रहा था कि टाइम टेकिंग है। तो आपको पेपर को उसी के हिसाब से जज करना है उसी समय, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कट ऑफ की बात करूं तो रियल टेस्ट का जो कट ऑफ है लगभग 550 के आसपास का कट ऑफ है ना। और आरबीटी का शायद 520 के आसपास का। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैंने कट ऑफ पूछा था अभी कि कितना कट ऑफ है, तो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आपको ना थोड़ा सा पेपर को एनालाइज करना होगा, कट ऑफ के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने देखा इस बार जो नीट का टॉपर है बच्चा, उसके भी 720 में 720 नंबर नहीं आए। यानी कि तुमको ना वो चीज भी आनी चाहिए, कलाएं पता होनी चाहिए कि कौन से सवाल में ज्यादा टाइम देना है, कौन से सवाल में कम टाइम देना है। कोई फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा होगा, कोई बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहा होगा, कोई केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा होगा। मैं आपको आरबीटी का कट ऑफ एक बार बता देता हूं कितना है, ठीक है। आरबीटी का कट ऑफ एक बार बता देता हूं, मेरे पास आ गया था ये। आरबीटी का जो कट ऑफ है वो है 525 +- 10, है ना। एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन अगर आपको मिले इस पेपर के हिसाब से, अगर एनालाइज किया जाए, तो 525 +- 10 जो है वो आपका आरबीटी का कट ऑफ है, रैंक बूस्टर टेस्ट का, ठीक है। और रियल टेस्ट का कट ऑफ, क्योंकि देखो आपको पेपर को ना रिलेटिवली सोचना पड़ेगा। आप मैक्सिमम पे सोचते हो कि सर मेरे तो पिछली बार 700 नंबर आए थे, इस बार तो नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये रिलेटिवली सोचना पड़ेगा ना, ठीक है। दूसरा बताता हूं, आरटीएस का बताता हूं ना। आरटीएस का है 555 +- 10। रैंक बूस्टर टेस्ट का ये है और आरटीएस का है 555 +- 10 है ये, ठीक है। फॉर जीएमसी सीट, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये है। तो आप इसके हिसाब से एक बार अपने आप को जज करें, है ना। पेपर के कट ऑफ के हिसाब से देखें। आप मैक्सिमम मार्क्स से ना देखें कि भैया 700 नंबर 720 नंबर आने चाहिए थे मेरे, है ना। आप पेपर के कट ऑफ के हिसाब से आप एनालाइज करें। आशुतोष कह रहा है सर 698 आया। अच्छे बेटा, 588, ठीक है। क्लियर एकदम। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बताए हैं। तो आरटीएस का ये कट ऑफ है। अगर आपके 525 से ऊपर नंबर हैं, यानी कि आप एकदम सेफ स्कोर में लाई कर रहे थे, अगर ये नीट का पेपर होता तो आपका सिलेक्शन हो चुका होता। और आरटीएस में 555, ठीक है। ये अब आप इसके हिसाब से जज करें, है ना। इसके हिसाब से जज करें कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, है ना। आपका सिलेक्शन हुआ क्या? बताओ, आपका सिलेक्शन हुआ क्या बेटा? 272 तो बहुत कम नंबर है ना। फिर तो आपको थोड़ा अपने आप की जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने आप के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, है ना। ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को सोचें। 250 नंबर 300 नंबर तो बहुत कम नंबर होते हैं, थोड़ा बढ़ाएं उसको यार। पढ़ाई करें, रिवीजन करें, लगातार लिख लिख के रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, है ना। अपने जीवन में पढ़ाई को एकदम उतार लें, ठीक। और जो लोग का इसके ऊपर कट ऑफ है, मुबारक हो, आपकी जीएमसी में सीट कंफर्म है, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा दिया और मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ा दिया। अब ईथर अलग सेगमेंट होता है तो उसको बाद में पढ़ेंगे अपन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे, फिर लास्ट में ईथर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल का पार्ट 1 है ये। इसमें हम एसिडिक नेचर के बारे में बात करेंगे और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की जरूरत है। लुकास टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप बहुत दिनों से पढ़ना चाह रहे थे कि सर लुकास टेस्ट क्या होता है, ठीक। और ये सारी रिएक्शन ये पुरानी है, HX, PX3, PX5, रेड फास्फोरस X2। तो इसको एक सवाल देकर PSS के माध्यम से आपको रिवाइज करा दूंगा, या आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, लेकिन एक सवाल के माध्यम से मैं आपको करा दूंगा। आप इसलिए पढ़ चुके हो क्योंकि ये वाली जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड थी। भाई किसी की प्रिपरेशन है तो किसी की प्रॉपर्टी है, यही तो होता है ना। और लुकास टेस्ट के बारे में समझेंगे, एसिडिक नेचर के बारे में समझेंगे, एस्टरिफिकेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। क्लियर, स्टार्ट करूं मैं? चलिए आइए जरा शुरू करता हूं। सबसे पहले एसिडिक नेचर के बारे में समझ लेते हैं। एल्कोहल एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एसिडिक नेचर, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब इसको जस्टिफाई करेंगे कि भाई साहब ऐसा क्यों होता है, एल्कोहल एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं। क्योंकि आइए मैं आपको समझाता हूं। एल्कोहल को मैं ROH लिख सकता हूं। अब बताओ कोई भी एसिड क्यों होता है? कोई भी एसिड क्यों होता है? आप किसी को एसिड क्यों कहते हो? क्योंकि वो H+ देता है ना। तो H+ देने के बाद जो स्पीसी बने उसका नाम क्या होता है? H+ देने के बाद, जैसे मान लो मैं इसको एसिड कह रहा हूं, तो अगर ये H+ दे रहा है तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक। और इस इक्विलिब्रियम का कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka होगा, जिस Ka को तुम ऐसे लिखते हो, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम याद दिलाता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ऐसे लिखते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RO- कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ROH ऐसे लिखते हो। और न्यूमेरिकली Ka की वैल्यूज आप निकाल लेते हो और उससे तुम्हें पता चल जाता है कि कौन अच्छा एसिड है, कौन बेकार एसिड है, ठीक है। Ka की वैल्यू आप निकाल लेते हो। अगर Ka की वैल्यू ज्यादा हुई, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे? Ka की वैल्यू ज्यादा है। अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो pKa की वैल्यू कम है। सर pKa क्या होता है? pKa फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ K, माइनस लॉग ऑफ K। अगर K ज्यादा होगा तो भाई साहब बाहर माइनस लगा है ना, ये बेस 10 है, बाहर माइनस लगा है तो pKa क्या हो जाएगा? कम। अगर K ज्यादा होगा तो pKa कम, K ज्यादा तो pKa कम, क्योंकि बाहर माइनस लगा है। तो K वैल्यू ज्यादा तो pKa कम। मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं। क्या मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो pH की कॉन्सेंट्रेशन pH की वैल्यू कम। pH की वैल्यू कम कैसे आएगी भैया? माइनस लॉग ऑफ H+ होता है, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। अगर H+ ज्यादा हुआ तो बाहर माइनस लगा है तो pH की वैल्यू तो कम होगी। क्या ये बात सही है? ठीक। तो ये कहानी है, H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो pH कम, Ka ज्यादा तो pK कम। ये एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेट करते हो। तो सर क्या हमें Ka वैल्यू और pK वैल्यू से पता लगाना होता है? यस, बिल्कुल लगाना होता है। अगर सवाल में K या pK वैल्यू दे रखी है और एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो आप ऑर्डर निकाल सकते हो इस तरीके से, जिसकी Ka वैल्यू ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सही ना बात? अगर pK वैल्यू सवाल में दे रखी है तो जिसकी pK वैल्यू कम वो ज्यादा एसिडिक। ये बात क्लियर है? लेकिन अगर तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं दे रखा है, ऐसे डेटा नहीं दे रखे, आपको K और pK, pH और H+ नहीं दे रखा, तो कैसे करोगे? उसका कॉन्सेप्ट ये है। मुझे बताओ ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? जब H+ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और H+ ज्यादा प्रोडक्शन किस बात पर निर्भर करेगा? डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस RO- की स्टेबिलिटी पर। तो जितना स्टेबल ये कॉन्जुगेट बेस होगा, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन जाती है। सही बात है, स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या ये बात सही लिखी है बताना जरा, कि मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस अगर होगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस अगर होगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस अगर होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या यह बात सही लिखी है मैंने? क्या यह बात मैंने सही लिखी है? बताइए।
मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या यह बात मैंने सही लिखी है? क्या यह बात मैंने सही लिखी है? तो तुम इससे कंपेयर कराओगे, ठीक है, तुम इससे कंपेयर कराओगे कि जितना ज्यादा स्टेबल ये कॉन्जुगेट बेस होगा। अब ये स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? सर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लेंगे हम, जैसे कार्बन आयन वगैरह की देखते हैं। कार्बन आयन भी नेगेटिव चार्ज है, ओ पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक कर लो। अब बताओ, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है, किसी भी चार्ज को स्टेबल करना है तो कैसे करोगे बताओ? किसी भी चार्ज को स्टेबल करने का मतलब है कि उसका चार्ज कम कर दो, चार्ज को कम कर दो। अब यह चार्ज कम कैसे होगा बताइए आप मुझे। मुझे ओ नेगेटिव को क्या करना है? स्टेबल करना है। तो किसी भी चार्ज को स्टेबल करना है तो उस चार्ज को कम कर दीजिए। सर कम कैसे होगा? मैं यहां पर ऐसे ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हो। सही बात है, एकदम सही लिखा आप लोगों ने कि भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेंगे? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन के खींचने से नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो मैं यहां पर एक लाइन में आपके लिए यह बात लिख सकता हूं क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m - h - i और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m +h और +i। क्या आप यह बात समझ गए? क्या आप यह बात समझ गए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाने वाली है, बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। क्या यह बात आप समझ गए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच करके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा, तो वो एसिड अच्छा कहलाएगा। समझे? तो चलिए इसको नोट करिए, आप सारी बातें समझ गए। अब मैं आपको सवाल दूंगा, सवाल कर लेना। ऐसे करना सवाल, इससे करना, इस कॉन्सेप्ट से। लॉजिक समझ में आया पूरा डिटेल में? चलिए वेरी नाइस। अरे लिखिए फिर, और क्या। लिखिए 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 जी, जल्दी से लिख लें तो सूचित कर देना। बेटा एएस का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। इतने कमजोर बुद्धि के थोड़ी थे तुम लोग यार। ऐसा क्या हो गया भाई संडे के बाद आपके साथ? सैटरडे को तो बहुत तेज दिमाग चल रहा था तुम्हारा, है? ये सोमवार वाले दिन क्या हो गया तुमको? कह रहे हैं एएस क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को एएस कहते हैं। नोट कर लीजिए। लिख लें तो सूचित कर देना। कह रहे हैं पीके क्या है? बेटा पीके एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए वैल्यूज होती है, और पीके होता है -log ऑफ के। और के क्या होता है? के होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय ROH। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे लिखते हो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? कह रहे हैं एमपी सर, एमपी क्या होता है? अच्छा मंडे प्रॉब्लम। कह रहा मंडे प्रॉब्लम। बेटा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, आपको भले ही लगता हो जीवन में कि प्रॉब्लम है। ये इंसान के अपने दिमाग का पर्सपेक्टिव होता है। किसी के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी के लिए नहीं होती है। इसका मतलब है कि कोई एक सिंगल पैरामीटर नहीं है इसका। कह रहा मंडे मंडे कौन सी प्रॉब्लम है? जिसके दिमाग में, जिसके दिल में, जिसकी सुबह में, जिसकी शाम में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उसको डॉक्टर बनना है, उसके लिए कोई एमपी टीपी डब्ल्यूपी कुछ नहीं होता है सब। चले चला जाए। अरे आप लोगों ने एक लाइन नहीं सुनी क्या? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में ही समस्याएं हैं। तुमने अभी लोगों के जीवन की समस्या देखी नहीं है। जो आप जीवन जी रहे हो वो किसी का सपने वाला जीवन जी रहे हो। सोचो फिर दुखी क्यों हो आप? आप जो जीवन जीते हो ना, किसी का ड्रीम है कि ऐसा जीवन जिए, तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? खुश रहो। आइए जरा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं मालिक? मालिक इजाजत दे दो, थोड़ा आगे बढ़े, सवाल करना है तुम्हें कुछ। चला जाए,
चला जाता हूं। चलें? वेरी नाइस, वेरी गुड। आइए 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 आइए, आपका इंतजार है। चलिए, वेरी गुड। दे रहा हूं मैं सवाल। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मैं आपको कुछ सवाल दे दूं। क्वेश्चन दे रहा हूं, कंपेयर कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है आपको, ठीक है? एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल में। एक ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, और तीसरा ये दे दिया। चलिए बताइए, इन तीनों एल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करा दीजिए। पहला सवाल, दूसरा सवाल, एक ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, यहां फ्लोरीन लगा दिया, तीसरा ये दे दिया, यहां पर मैंने लगा दिया CH3। ठीक है, कुछ नहीं लिखा मतलब CH3, आप चाहो तो यहां CH3 लिख सकते हो। चलिए तीसरा सवाल, यहां लगा दिया मैंने NO2, यहां लगा दिया मैंने NO2, और यहां लगा दिया मैंने NO2। चलिए, तीनों अलग अलग वैरायटी के सवाल मैंने दिए हैं आपको। चलिए भाई, क्या आ रहा है पहले वाले का आंसर? मैं इसको A कह देता हूं, इसको B कह देता हूं, और इसको C कह देता हूं, और आप मुझे यहां आंसर बताइए। बताइए जरा, पहले वाले का क्या आंसर है? ध्यान से देखिएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। डिग्री ज्यादा तो भैया प्लस आई ज्यादा लग रहा है ना। देखो ध्यान से देखो, अगर ये 1 डिग्री है यानी कि इससे एक ही कार्बन कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री है तो इससे 2 कार्बन कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री है तो इससे 3 कार्बन कनेक्टेड है, और ये अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप प्लस आई होता है, और प्लस आई अगर ज्यादा होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी कि पहले वाले का आंसर आ जाएगा ए ज्यादा, फिर बी, और फिर सी। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री है। 1 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है 2 डिग्री और 3 डिग्री से। ठीक है, 6। डन। चलिए अगला बताइए, इन तीनों में बताइए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। बताइए जरा, अगले वाले का क्या आंसर लगाएंगे? गौर से अगर देखें सेकंड वाले को गौर से देखें तो आपको कुछ दिख रहा है क्या? देखें जरा सेकंड वाले गौर से। सर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहां फ्लोरीन लगा है जो कि -I होता है, और ये CH3+I होता है, और बाकी कॉमन है। देखो इधर पूरी चेन 1 2 3 4 की चेन है ना, यहां भी 4 की चेन है, और यहां भी 4 की चेन है, यानी कि एक लगा है -I, तो -I वाला आ जाएगा आगे, और फिर आएगा न्यूट्रल वाला, तो ए वाला आएगा, और +I वाला पीछे आएगा, यानी कि C, BAC। क्या बात है, बहुत बढ़िया। BAC आएगा। ए ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि सी वाले में मालिक मिथाइल का एक्स्ट्रा +I आ रहा है। मिथाइल तो अल्काइल ग्रुप इंडक्टिव दिखाते ना, प्लस वाला +I दिखाते ना अल्काइल। ठीक है, क्या बात है, काफी बच्चों ने आंसर सही किया। अगला वाला बताइए, थर्ड वाला इतना बेहतरीन सवाल है कि आपकी नजर जो है थोड़ी सी हट जाती है, दुर्घटना घट जाती है। क्यों? आपको लगता है कि सर ये बेंजीन है, बेंजीन थोड़ी है ये मालिक, गोला नहीं है यहां। अरे गोला नहीं है मालिक, गोला होता तो एम इफेक्ट लगाते ना, यहां कोई रेजोनेंस थोड़ी हो रहा है, एम इफेक्ट क्यों लगाओगे? इंडक्टिव लगेगा सिर्फ, गोला नहीं है मालिक। ठीक, तो NO2 क्या होता है? -I, ये भी -I और ये भी -I, गोला नहीं है, बेंजीन थोड़ी है ये, पागलपनी मत कर देना, एम मत लगा देना। तो भैया -I जितना पास उतना अच्छा, तो इसका भी B, A और C आ जाएगा। -I जितना पास उतना अच्छा, -I जितना पास उतना अच्छा, तो इसमें -I पास में लगा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I होता है ना एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है,
समझ गए? यो कहानी थी। एम मत लगा देना इसमें भाई, गलती हो जाएगी। पागल बने नहीं करने। क्यों, बेंजीन थोड़ी है ये, कैसी बातें कर रहे तुम? अरे बेंजीन थोड़ी है मालिक, इंडक्टिव इंडक्टिव इंडक्टिव। कह रहे सर रूल कौन सा लगा रहे? अरे वही वही एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। डिस्टेंस देखो, नंबर देखो, पावर देखो, है ना। डीएनपी रूल कहते हैं, डिस्टेंस देखना होता है। अगर डिस्टेंस सेम होती तो नंबर देखते, नंबर सेम होती तो पावर देखते, वही लगाना है अपन। ठीक है, चलिए आइए, कोई नई बात थोड़ी है ये। आइए एक ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं। AIIMS करके एक एग्जाम होता था पहले, सुना है नाम एम्स का? आओ जरा कर लो। ClCH2CH2OH is stronger acid than CH3CH2OH because of। कारण पूछा है आपसे, कारण क्या है? पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। कारण बताइए, कारण बताइए, कारण बताइए, कारण क्या रीजन है? एक बच्चा कह रहा है कि सर इस सवाल में अगर बेंजीन आ जाए तो बेटा फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बताऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा पॉम पॉम होता है, पैरा ऑर्थोमेटा, है ना। चलिए इस सवाल का आंसर करिए। समय है 45 सेकंड का, देखते हैं जरा कितने लोगों का आंसर आता है। अगर आप समझ गए एसिडिक स्ट्रेंथ की बात है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलिए, क्या कहते हो जी? ध्यान से करना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी भैया। सवाल को आप पढ़ लें, सवाल को पढ़ लें आप। देखिए सवाल जब लैंग्वेज के फॉर्म में आ जाता है ना तो आधी जनता फैल जाती है। अगर आप गौर से देखो तो मुझे फैलती हुई नजर आ रही है चैटों में, चैटों में मुझे फैलती हुई नजर आ रही है। थोड़ा ध्यान से। इनका कहना है कि स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस बिकॉज, क्यों? माइनस आई ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेस। देख लेते हैं जरा, अगर मैं इसका H+ निकालूं तो एनाइन ये बनेगा। तो क्लोरीन अगर माइनस आई की तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम कर देगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। चार्ज कम होना, स्टेबिलिटी बढ़ना। तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। नहीं भाई, नेगेटिव चार्ज तो कम करता है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज। अच्छी बात है, डिस्पर्स तो करता है नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल कैटायन। लिख दिया यहां पर इन्होंने, कैटायन लिख दिया। कैटायन थोड़ी होता है, एनायन होता है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज, सही बात है, ऑन ऑक्सीजन एटम टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल एनायन। सी आ जाएगा। चेन नहीं आंसर आ रहा है। जनता जो फैल गई ना, देखो 29%। ये इसलिए फैल गई क्योंकि सवाल ही ध्यान से नहीं पढ़ा। कैटायन लिखा मालिक, यहां कैटायन कहां से होता है? अरे मालिक H+ निकलेगा तो एनायन बनेगा ना, कैटायन कहां से लगा रहे हो आंसर? ये तो महा गलत है। कैटायन कहां से आ जाएगा? एनायन आएगा ना। ठीक है, समझे? चलें आगे। क्लियर? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। आइए अब एसिडिक स्ट्रेंथ वाली कुछ बातें कर लेते हैं हम, है ना। अब एसिडिक स्ट्रेंथ तो आप लॉजिक समझ गए। अब एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस होती है ना, तो मैं आपको बताता हूं रिएक्शंस रिलेटेड विद एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, पहली रिएक्शन होती है नंबर 1, रिएक्शन विद मेटल। और ये तो तुमने बचपन में पढ़ रखी थी, याद करो क्लास 10th, जब तुम्हारे 90% से ऊपर नंबर आए थे। याद है वो पल? और तुम्हें लग रहा था कि तुम 11वीं में मचा दोगे। क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा था? याद करो वो दिन, मैं आपको कुछ खौफनाक दिन याद दिलाता हूं। 10वीं में तुम्हारे 90% से ऊपर नंबर आए थे और तुमको लग रहा था कि 11वीं मचा दोगे। तुम्हें क्या पता था कि 11वीं में 13वीं हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल याद करें जरा। एक स्टेटमेंट आप लिखा करते थे कि क्या लिखते थे कि भैया मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। याद है कुछ पल ये वाले, कुछ ये वाले पल याद है?
कुछ ये वाले पल याद हैं? बताइए जरा, बताइए बताइए। क्यों याद आई वो बातें? वो पुरानी बातें याद आई क्या तुमको? बताओ, बोलो कि भैया मेटल प्लस एसिड क्या होता था? सॉल्ट प्लस H2 होता था। सही बात है। तो अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन करा दूं किसी भी मेटल से, है ना, मान लो मेटल M ले लिया मैंने, तो क्या बनेगा? RO, या चलो अलग अलग कुछ मेटल लेके समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो मैं इसकी रिएक्शन सोडियम से कराऊं, तो एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ हीट करा देते थे, क्या बनता था बताइए? RO माइनस Na+, सॉल्ट बनता था, और हाइड्रोजन गैस निकलती थी। बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं, हाफ H2 आता था, वैसे हाइड्रोजन गैस निकलती थी, है ना। इसी तरीके से अगर मैं ROH की रिएक्शन पोटेशियम के साथ लिख दूं तो क्या आएगा? RO माइनस K प्लस H2। सही बात है। इसी तरीके से अगर मान लो ROH की रिएक्शन में एल्यूमिनियम के साथ लिख दूं, तो अब ध्यान देना जरा, एल्यूमिनियम +3 चार्ज रखता है। अगर एल्यूमिनियम +3 रखता है तो RO माइनस है, इसका होल थ्राइस करना पड़ेगा वैलेंसी सेट करने के लिए। तो यहां 3 मोल यूज होंगे वैसे, है ना, प्लस H2 निकलेगी। अगर आपको सभी में मोल लिखना है तो आधा H2, यहां 3/2 H2, ठीक है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। तो जो यहां पर मेटल दिया है उसकी जो वैलेंसी है, मान लो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कोई ले लेता, सपोज मैग्नीशियम ले लेता, है ना, अगर मान लो मैं मैग्नीशियम ले लेता, मान लो ROH लेता प्लस मैग्नीशियम मेटल के साथ करानी है, तो आप क्या कर देते? आप कर देते भैया RO माइनस का होल ट्वाइस कर देते। अब क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल पर वैलेंसी 2+ रहता है चार्ज यहां पर, ठीक है, तो यहां 2 हो जाता तो यहां H2 होता। तो ये मेटल के चार्ज पे डिपेंड करता है कि कितने मोल H2 वगैरह निकलना है, ठीक है। तो मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस H2 देता है, जानते हो बचपन से आप ये बात। तो एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड पहली रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन बता रहा हूं सेकंड नंबर की, सेकंड होती है एसिड बेस रिएक्शन। एक तो मेटल एसिड रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद मेटल, और यहां मैं लिख रहा हूं रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन करवा दूं, ठीक, जैसे मान लो अगर मैं ROH की रिएक्शन करा दूं किसी बेस के साथ, सपोज NH2-, ठीक है, तो कभी कभी आपको NaNH2 के फॉर्म में दे देंगे, NaNH2 NH2- देगा, है ना। तो भैया बताओ क्या बनेगा? यहां बनेगा RO- और NH2- H+ लेके अमोनिया गैस रिलीज कर देगा यहां, ठीक है। तो अगर बेस के साथ रिएक्शन करा दूं तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। मान लो मैं ROH की रिएक्शन H- के साथ करवाता हूं, ठीक है, और ये NH2- कैसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा आपको NaNH2 के फॉर्म में। अगर सवाल होगा तो NaNH2 लिखेंगे और NaNH2 को तोड़ लेना, NaNH2 को तोड़ लेना, Na+ और NH2-, आसान है। अब जैसे H- लिखा है तो ये मिलेगा तुमको NaH के फॉर्म में सवाल, ठीक है, तो आप NaH को तोड़ लेना, Na+ और H-। अब H- यहां से H+ निकाल के RO- बना देगा और H2 निकल जाएगा, इस तरीके से, समझे। अब ध्यान से सुनना जरा, जो बात मैं इंपॉर्टेंट लिखने वाला हूं। अब यहां बात आती है, इसको पोपू बॉक्स बना करके लिखेंगे। कभी भी एसिड बेस रिएक्शन हो, ध्यान सुनिएगा, इन एसिड बेस रिएक्शन हर जगह मत लगाना, ये कहां लगाना है कॉन्सेप्ट? ये एसिड बेस रिएक्शन। इन एसिड बेस रिएक्शन द रिएक्शन will proceed in the production of, एक जीओसी का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, वैसे जीओसी में आता है लेकिन एक बार बता रहा हूं। द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। कोई भी रिएक्शन आगे तब बढ़ती है कि भाई वीक एसिड बने, और इसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है पूरा का पूरा डेल्टा जी से। उतना डिटेल में नहीं जाना, डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT-ln K होता है, के ज्यादा तो डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना, और वीकर एसिड की तरफ जाती तो के ज्यादा होता है। उतना डिटेल नहीं, बस आपको चेक करना सिखा रहा हूं कि भैया वीकर एसिड बनना चाहिए, वीकर एसिड बनना चाहिए, इसका मतलब तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें, ध्यान सुनना, मैं आपको बता रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ
मीथेनॉल की ज्यादा होती है, इसकी के वैल्यू ज्यादा होती है पानी से। पानी के बाद आता है एल्कोहल, पानी के बाद आता है एल्कोहल, और हाइड्रोजन तो बहुत पीछे आता है ना। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद कंप्लीट एसिडिक स्ट्रेंथ का एक चार्ट बताऊंगा और उसको कैसे याद रखना उसकी ट्रिक बताऊंगा, है ना। अगर वो याद हो जाए तो काफी आसान हो जाती काफी सारी रिएक्शंस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, मीथेनॉल इकलौता ऐसा एल्कोहल है जो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है। मीथेनॉल इकलौता ऐसा एसिड है जो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सारे एल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं। इसका कारण इसकी के वैल्यू होती है, मतलब जो इक्विलिब्रियम आपने पीछे बनाया था ना, ये वाला, ये जो के वैल्यूज के बारे में बात कर रहे थे ना अपन, ये तो मीथेनॉल का जब के निकाला गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो के वैल्यू ज्यादा आई, है ना, पानी के मुकाबले। तो इसीलिए इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। एक ही है इकलौता। अच्छा, इन दोनों में टेंशन नहीं है। पानी और अल्कोहल में आप कंपेयर करा सकते हो कि भैया आर लगने से प्लस आई बढ़ गया, और प्लस आई बढ़ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई, सही है। इसमें बस ध्यान रखना है, इकलौता ऐसा एसिड है, सिर्फ एक ही है मीथेनॉल, पूरे अल्कोहल में सिर्फ एक ही एसिड है मीथेनॉल जो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सारे अल्कोहल पीछे होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन तो महाघटिया एसिड है, H2 भैया H+ बहुत रेयरली ही देता है, तो वो सबसे पीछे लगा दिया मैंने। ऐसा इसलिए लगाया कि अगर मैं आपसे कोई रिएक्शन करवा के दिखाऊं, ध्यान सुनिएगा, मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता, ध्यान से सुनना, मैं पूछता भैया मीथेनॉल की रिएक्शन NaOH से करवाओ, मीथेनॉल की रिएक्शन NaOH से करवाओ, ठीक है, ध्यान से देखना। अब NaOH क्या देगा, OH- बेस, है ना। तो अगर आपको ये रिएक्शन लिखनी है तो कैटायन और एनायन का एक्सचेंज करके लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, आप खुद सोचो, ये तो बता सकते हो प्लस माइनस, बताओ क्या लिखोगे, बोलो, आपको भी थोड़ा दिमाग मेरे साथ चलाना पड़ेगा, बताओ क्या लिखोगे। मीथेनॉल की रिएक्शन में NaOH से करा रहा हूं, OH- से, OH- कहां से आएगा, NaOH से, तो बताओ क्या बनेगा इसमें, बोलो बोलो बोलो, क्या बनेगा, बोलो 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 बोलो, क्या बनेगा, फटाफट बोलो। बहुत बढ़िया, CH3, विनायक जी बहुत बढ़िया, बनेगा भैया CH3O- Na+, बिल्कुल सही बात है। और प्लस H2O, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। OH- H+ निकालेगा तो क्या बनेगा, H2O। अब आप मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन होगी, ये चेक करना है तुमको, एसिड बेस रिएक्शन है। अब ये बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं। अब मुझे बताओ, मीथेनॉल और पानी में मीथेनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है और पानी वीक एसिड है, ये तो मैं यहां से पता चली गया था, यानी कि हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन होगी। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। अब ध्यान सुनना, मैं कोई भी अल्कोहल ले लूं, मैं कोई भी अल्कोहल ले लूं और इसकी रिएक्शन NaOH से कराऊं, तो बताओ क्या ये रिएक्शन होगी, हां या ना, बोलो, क्या ये रिएक्शन होगी, यस और नो, बोलिए, क्या ये रिएक्शन होगी, हां या ना। ये वाली चेक कर लेते सर, चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलिए चेक कर लीजिए, बताइए, यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, क्या बनेगा, RO- Na+, और प्लस क्या बनेगा, पानी। और ध्यान दीजिएगा मालिक, मालिक ध्यान दीजिएगा, ये वीक एसिड है, ROH क्या होता है, वीक, और पानी क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप कहोगे कि भाई साहब ये रिएक्शन नहीं होगी। अब ये रिएक्शन नहीं होगी क्यों, क्योंकि पानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप मेरे से कहोगे सर आपने यहां पर क्यों नहीं बताया ये, अरे भैया ये तो भाई साहब महाघटिया है, अगर तुम्हें अमोनिया भी इन्वॉल्व करना है तो अमोनिया भी लिख लो इसमें, अभी मैं वैसे पूरा लिखवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको अभी लिखना है तो यहां अमोनिया भी लिख लो, एल्कोहल के बाद अमोनिया और अमोनिया के बाद H2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिएक्शन क्यों हो रही थी, ये रिएक्शन क्यों हो रही थी, आप बोलोगे कि भाई साहब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनिया वीक एसिड होता है, ROH स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2 तो महाघटिया एसिड है, वीक एसिड है, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन भी होती है और ये वाली रिएक्शन भी होती है। और एल्कोहल में सिर्फ एक ही होती है, मीथेनॉल वाली, बाकी किसी एल्कोहल की पानी के साथ NaOH के साथ रिएक्शन होती नहीं है। कोई भी एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ एक ही एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट करता है। कौस्तुभ जी याद है तो मैं सलमान ने पिक किया शकीरा को दिन में, आए हाय क्या बात है, वही वाली सीरीज बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद।
ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए। तो ये पोपू बॉक्स महा इंपॉर्टेंट पोपू बॉक्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें पूरा एसिड बेस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है इसके अंदर। और वो कॉन्सेप्ट ये एक लाइन है कि रिएक्शन किस तरफ जाती है, जहां वीक एसिड बनता है। तो जीवन में कभी भी कोई भी एसिड बेस, ऐसा नहीं कि अल्कोहल चैप्टर की, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन आ जाए, आप ये फंडा लगा सकते हैं पूरे ऑर्गेनिक में। तो सर आपको पूरे ऑर्गेनिक के एसिड पता होने चाहिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितने भी एसिड बेस रिएक्शन आपके सामने दिखेंगे वो मैं बता दूंगा आपको एक बार में। ठीक है, तो कभी इस टाइप के सवाल गलत नहीं होंगे आपके। चलिए इसको नोट कर लीजिए तो सूचित कर दीजिएगा, नोट कर लो तो सूचित कर देना। तो ये थी आपकी ओवरऑल एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। फुल डिटेल में मैंने बता दिया, कुछ जीओसी का कॉन्सेप्ट था वो भी रिवाइज करा दिया, मेटल के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन। डन हो जाए तो बता देना। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल वाली जो पार्ट है ना, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, उसमें दो टाइप के सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल, एक सवाल दे देंगे जिसमें कंपेयर कराना होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, वो तुम पीछे कर चुके हो। ठीक है, और दूसरा सवाल इन दो रिएक्शन से रिलेटेड आ सकता है आपके सामने। आइए मैं आपको इसके भी सवाल करवा देता हूं। ठीक है, डन हो गया पक्का। चलिए वेरी नाइस। चलिए एक सवाल ये कर लीजिए इससे रिलेटेड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी इवॉल्व्ड। तो आप तो मुझे चारों बताओ, आप मुझे चारों बताओ, चारों ऑप्शन को डिटेल में बताओ क्या क्या बनेगा। पहले में क्या बनेगा, दूसरे में क्या बनेगा, तीसरे में क्या बनेगा, चौथे में क्या बनेगा। ठीक है, पोल में दे देता हूं आपको, आंसर तो वैसे आपको देख के ही आ जाएगा, आंसर तो देख के पता चल जाएगा। बताइए क्या लगाना पसंद करोगे आंसर, गौर से देखो। ये अल्कोहल है, ये Na है, एसिड प्लस मेटल हमेशा होती है, मेटल एसिड तो हमेशा ही होनी है यार, मेटल एसिड में कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, वो तो ऑलवेज होती है। वो जो पोपू बॉक्स था वो एसिड बेस रिएक्शन के लिए था, मेटल एसिड तो हमेशा ही होती है यार। बताओ सॉल्ट क्या बनेगा, CH3 CH2O Na+, मेटल एसिड तो हमेशा होती है यार, ये भी होगी, ये भी होगी। इसमें H2 निकलेगा, इसमें मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, इधर बताइए, इधर क्या बनेगा, इसका सॉल्ट जो है उसकी वैलेंसी 3 वाला कर लो, होल थ्राइस, है ना। ये बन जाएगा आपका ऐसा Al+3। ठीक है, ये नेगेटिव, ये +3। और कौन सी गैस निकलेगी, मेटल प्लस एसिड में H2 निकलती है। यहां गौर से देखें बेटा, यहां CH3- बेस है और ये H+ देगा, तो CH3 - H+ लेके CH4 बना लेगा। और बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो तो Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा CH3 CHO - CH3, ब्रैकेट में लिख दो और Br, ऐसा दिखेगा। तो डी वाला आंसर आएगा। क्या आया था आपका, CH4 बनेगा इसमें। क्या बात है भाई साहब, 83% पहुंच गए, बल्ले बल्ले हो गई, वेरी गुड। चलिए एनसीईआरटी में कुछ ये रिएक्शन दे रखी है जो कि अभी मैंने करवा दिया है, एक बार बाद में रीड कर लें, सेम वही रिएक्शन जो अब आपको कराई है ना। तो ये आइए अब हम चलते हैं उस जगह जहां आप जाना पसंद करते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को समझते हैं। अगर मैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में आपको बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, तो एस्टेरिफिकेशन की वेरियस टाइप की मैकेनिज्म होती हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे आसान मैकेनिज्म है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो आपके काम की है। अगर मैं आपसे कहूं एस्टेरिफिकेशन का मतलब यह है कि एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगी, एस्टर बनेगा। एस्टेरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसका मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब एस्टर का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। 3 तरीके की रिएक्शन आपके सिलेबस में है इसमें, जिसमें से मैं आपको एसिड और अल्कोहल वाली बताता हूं, बाकी रिलेटिवली उसी से ही हम लिख लेंगे बाद में, है ना, सिमिलरली वैसे कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है। मुझे सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं। एसिड की रिएक्शन होती है अल्कोहल के साथ, और किस में होती है, एसिडिक मीडियम में होती है।
एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से एसिडिक मीडियम में। करना क्या है, एसिड से OH और एल्कोहल से H लेना है, एसिड से OH और एल्कोहल से H लेना है, और क्या कर देना है भाई साहब, इसका एस्टर बना देना है। क्या कर देना है, एस्टर बना देना है। और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, रिवर्सिबल होती है। और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगी जब तुम प्रोडक्ट को कम करते जाओगे, है ना। मतलब जैसे मान लो ली चैटेलियर से रिलेटेड सवाल पूछ सकते तुमसे यहां पर कि भैया पानी की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी चीज करो उसका अपोज करो। पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूं, मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, मैंने पानी निकाल लिया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि पानी को मैं बढ़ाऊं, है ना। तो ये रिएक्शन होती है, ये एक जनरल रिएक्शन है। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये क्यों करा आपने, आपका दिमाग कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा होगा, सर एसिड से OH क्यों लिया, एल्कोहल से H क्यों लिया, यहां से H क्यों नहीं लिया, यहां से OH क्यों नहीं लिया। आइए उस चीज को समझने के लिए मैं आपसे इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं। तो पहले आप ये नोट करिए और हेडिंग डालिए मैकेनिज्म, तो आपको क्लैरिटी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा मैकेनिज्म, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि मैंने एसिड से OH क्यों लिया, एल्कोहल से H क्यों लिया। ठीक, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। एस्टर में तुम पानी डालो तो रिएक्शन वापस आ सकती है। अगर मैं यहां पानी बढ़ाते जाऊं, मान लो ये मेरी रिएक्शन हो गई, मैं एक बाल्टी पानी भर के लाया और मैंने इसमें डाल दिया, तो रिएक्शन बैक हो जाएगी, है ना, क्योंकि अब मैं कॉन्सेंट्रेशन इधर की बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। फिर हेडिंग डालिएगा मैकेनिज्म। आइए अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहानी है ये। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होनी है, तो मैं आपसे अभी लिखना नहीं है, रफ में एक बता रहा हूं, सिर्फ रफ में बता रहा हूं, रफ में बताओ। H+ मैं इसको दे रहा हूं, ठीक, और H+ मैं इसको दे रहा हूं, बताना जरा। चलिए मैं इसको H+ दे रहा हूं, इसको H+ दे रहा हूं, बताओ क्या बनेगा। इधर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH2+, और इधर क्या बनेगा, ROH2+, ऐसा बनेगा। ठीक, ऐसा बनेगा। अब बताओ जरा, मैं इधर से पानी निकालूंगा तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O+, और मैं यहां से पानी निकालूंगा तो क्या बनेगा, R+। अब कोई मुझे इतना बता दे, इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ, बोलो, इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, बताइए, बोलो भाई। H+ आया तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, प्लस बनेगा, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बन गया, यहां भी। लेकिन इन दोनों में से भी अच्छा कौन सा है, बताओ। इन दोनों कार्बोकेटाइन में से मैं कहूंगा इसकी बीबी है और इसकी बीबी नहीं है, इसकी बीबी है, इसकी बीबी नहीं है। देखो, अरे भैया कार्बोकेटाइन है, ये लोन पेयर है, बीबी है यार, ये दे देगा ना इसको। तो इसकी बीबी है, इसकी बीबी नहीं है, और अगर बीबी है यानी कि ये आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बीबी है, ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन आपकी होने वाली है। ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, जो समझाने के लिए बताया था। अब आपको ये पता चल गया कि कौन सी रिएक्शन करानी है, कौन सी नहीं करानी है ना। आइए अब मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं, अब आप एकदम समझ चुके हैं। आइए जरा मैकेनिज्म देखिए। RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, H+ के साथ। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं। अब मैं इसकी रिएक्शन H+ के साथ करवाऊंगा, तो इसका लोन पेयर दे करके प्रोटोनेशन कर दिया। क्या ये बात सही है यहां तक? और अब आपने पानी निकाल दिया, अपने को क्या करना है, पानी निकालना है। ठीक, तो अपन ने यहां से पानी निकाल दिया, क्या बना, RC डबल बॉन्ड O+, ठीक है, और इसकी बीबी है। सही बात है, बीबी आ गई, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही ये कार्बोकेटाइन बना, अब एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। ठीक है, R-OH जो है मैं उसको बोल रहा हूं न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा, तो ऐसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड OH, यहां प्लस और यहां R-। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो ऐसा दिखेगा,
ऐसे दिखेगा। अब क्या बचा बताओ, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे तो दिया, लेकिन उसको जरा भी अंदेशा नहीं था कि भैया बवाल हो जाएगा। देखो जरा, इसको जरा भी अंदेशा नहीं था कि बवाल हो जाएगा, और बवाल भाई साहब ये हुआ कि इस पे प्लस आ गया। अब ऑक्सीजन में प्लस अनस्टेबल होता है, न्यूट्रल होना चाहेगा, क्या निकलेगा बताओ, H प्लस निकलेगा। तो H प्लस एज अ कैटलिस्ट यहां काम करता है, और आप गौर से देख लो, देख लो जरा, ये बन चुका है एस्टर। क्या बन चुका है ये एस्टर, क्या बन चुका है ये एस्टर, समझे बात। H निकल जाएगा, और H प्लस आपने शुरू में लिया था, बाद में वापस हो गया, एसिड कैटलाइज रिएक्शन है ये, डी प्रोटोनेशन। क्या बात है अदिति जी, ये बेटे ठीक है। एक बच्चा कह रहा आर डैश निकाल दो, बेटा अब ध्यान से, अब तुम आर डैश निकालोगे तो यहां प्लस आएगा, H प्लस निकालोगे कौन सा निकालना पसंद करोगे, H प्लस। आर प्लस तो भाई इंटरमीडिएट बन जाएगा, अनस्टेबल है वो तो, H प्लस तो फिर भी बनना चाहेगा, ठीक है, क्लियर एकदम। तो अब आप देखो पूरी मैकेनिज्म, पूरी मैकेनिज्म अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको पूरी मैकेनिज्म से कुछ बातें समझ में आ रही हैं, कुछ बातें बाहर निकल के आ रही हैं। क्या कि एसिड से क्या जाता है OH, देखो ये ऑक्सीजन किसका है, एसिड का, ये पानी के फॉर्म में निकल गया है ना, आप चाहो तो यहां बाई प्रोडक्ट में पानी निकालना चाहो निकाल दो, पानी के फॉर्म में निकल गया। और जब ये ऑक्सीजन ने अटैक करा तो ये ऑक्सीजन इसी के पास है, यहां से क्या निकल रहा था H, तो अल्कोहल से H निकलता है और एसिड से OH निकलता है, समझे। और ये मैंने आपको एक टाइप की मैकेनिज्म बताई है समझने के लिए, इसकी मैं एक और मैकेनिज्म बताऊंगा, और वो बताऊंगा मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ इस रिएक्शन को समझा सकते हो, वो मैं आपको वहीं बताऊंगा। वहां टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट एल्कोक्साइड आयन वायन मस्त, वहां मजेदार चलेगी, है ना। ये भी आसान है, वो वाली भी आसान है, लेकिन इसकी एक और मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, कहां पर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, क्लियर है। इसकी एक और मैकेनिज्म होती है, विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको तो अभी ये वाली मैकेनिज्म समझनी है जो कि आपको समझ में आ चुकी है, कि एसिड से OH निकालो, अल्कोहल से H निकालो, ठीक है। समझ गए खेल। अब यहां पर कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल, विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल अगर आपसे पूछूं मैं, बताना जरा, मुझे एक बात बताओ, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है तो भैया स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, एसएच मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये किसके रेस्पेक्ट में बात की मैंने, विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल, सही बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एसिड अगर पूछूं तो मुझे बताओ एसिड क्या बनाता है, देखो एसिड क्या बनाता है, कार्बोकेटाइन, तो यहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में बात करेंगे, यहां बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म अगर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विद रिस्पेक्ट टू एसिड, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है और यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, स्टेरिक हिंड्रेंस के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, क्यों, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने वो लेस बल्कि होगा तो अटैक फास्ट होगा ना, ठीक है। तो ये कहानी है, समझे बात को, समझे, बस ये था ओवरऑल रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, ठीक। अब इसके अलावा एस्टरिफिकेशन में आप एसिड की जगह कुछ और भी ले सकते हो। अब वो क्या होते हैं
पहले ये वाले सवाल कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल कर लें, फिर मैं आपको अलग से वो भी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप ये नोट करो, और जितना आपने इसमें समझा उसी से रिलेटेड सवाल मैं आपको दूंगा, आप आंसर बताना मुझको। नोट कर लो पहले। शिवांश कह रहे हैं सर क्वेश्चन बैंक कब तक दोगे लास्ट चैप्टर का? बेटा बस बहुत सारे सवाल हैं, 500 प्लस सवाल मैंने आपको हेलो एल्किन हेलोरीन्स में कराए हैं, थोड़ा टाइम लगता है टाइप करने में, ठीक है। जैसे जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी आपको मिल जाएगा। डन है? क्यों भाई, आओ जरा कुछ सवाल कर लो, अच्छा लगेगा। पहला सवाल, ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल बताओ। सर ये टीएसपी क्या है? टी मतलब टर्सरी, एस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब प्राइमरी, है ना। एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर बताना है ना, क्या होगा? एल्कोहल के रेस्पेक्ट में बताना है, बताइए क्या लग रहा है? करो करो, ट्राई करो, बिल्कुल बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया मालिक। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल अगर मैं बात करूं, है ना। अगला सवाल, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बताएं जरा, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या बनेगा? अब H प्लस कहां से आ रहा होगा? कंसर्ट H2SO4 क्या दे रहा होगा? H प्लस, है ना। तो वही मैकेनिज्म आपकी है, डायरेक्ट करो, कोई रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है यार मालिक, रीअरेंजमेंट होना ही नहीं है, तो सीधा सीधा सा है क्या, एसिड से OH उठा लेना और एल्कोहल से H उठा लेना, बस पानी निकाल दो। अपने को क्या करना है, पानी निकालना है। एसिड से OH और एल्कोहल से H, बता दो आंसर क्या आएगा? एसिड से OH और एल्कोहल से H, आंसर आ जाएगा बी। देखो बी आ जाएगा। अरे एसिड से OH एल्कोहल से H निकाल दोगे ना। अरे मालिक ऑक्सीजन 18 लगा हुआ है, 18 मतलब आइसोटोप इसका है, तो ये रहा आंसर, 3 कार्बन और ऑक्सीजन 18, सही है। एसिड से OH और एल्कोहल से H, एसिड से OH, अरे मैकेनिज्म देखो ना क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटोनेट होकर पानी निकलता था तो एसिड का OH निकलता था, एल्कोहल जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था तो वहां से H निकलता था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, आइडेंटिफाई द करेक्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी करेक्ट है? RCOO मतलब O18 को स्टार वाला ऑक्सीजन बोला है इन्होंने, है ना। तो बताओ, एसिड और एल्कोहल क्या करते हो? एसिड से OH निकालते हो, एल्कोहल से H निकालते हो, बताओ क्या बनेगा? अगर मैं यहां से OH यहां से H निकालूंगा तो आपका बनेगा RCO स्टार और बिना स्टार वाला OR1, जबकि यहां तो दोनों स्टार कर दिए, एक स्टार तो भैया पानी में चला जाएगा। अगला RCO2H मतलब RCOH ही है ये, RCOOH लिख सकते हो इसको, तो यहां से OH और यहां से H, तो स्टार वाला आएगा एस्टर के अंदर, बिल्कुल सही बात है, बी सही है। यहां से OH यहां से H, तो स्टार वाला एस्टर के पास आएगा, जबकि इन्होंने पानी में निकाल रखा है, गलत बात है, गलत बात है, बी आंसर आएगा। एसिड से OH एल्कोहल से H, यार कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें, ठीक है। चलिए एक सवाल और, बाकी फिर आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। इसका आंसर बताना आपको। अब ध्यान से देखें, गौर से देखें, अब यहां आपको 2 एसिडिक ग्रुप एक ही उसमें दे रखे हैं और 2 एल्कोहलिक ग्रुप दे रखे हैं। ऑप्शन को देखें, आपको 2 बार एस्टरिफिकेशन करा रहे हैं, करा दो, क्या दिक्कत है बताओ जरा, 2 बार एस्टरिफिकेशन करा दो इसका, बोलो। बताओ क्या बनेगा? 2 बार एस्टरिफिकेशन, तो एसिड से OH, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं COOH, ऐसे लिख सकता हूं। तो एसिड से OH ले लो और इसको मैं पलट के अगर लिख दूं HO, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को 1818, उड़ा दो जरा, ये OH ये H, ये OH ये H, पानी हटा दो, तो क्या बन जाएगा? बी आंसर आ जाएगा आपका, समझे। चलो एक और सवाल करवाता हूं, ये वाला करके बताओ, बाकी होमवर्क दे दूंगा 5-6 सवाल इसके।
मेजर प्रोडक्ट ऑफ द अबव एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बताइए, मेजर बताना मेजर, ठीक है, मेजर बताना मेजर, और एक ही मोल दिया है। अब यहां थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। एसिड से OH जाएगा, है ना, HCl से H+ मिल रहा होगा, है ना, एसिड से OH जाएगा। अब एल्कोहल में मैं ये वाला लूं या ये वाला लूं, मुझे ये पता है कि H जाना है, ये अल्कोहल 1 डिग्री है, ये अल्कोहल 2 डिग्री है, तो कौन सा वाला अल्कोहल लोगे आप, ये वाला लोगे, क्योंकि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, स्टेरिक इंटरेस्ट 1 डिग्री की कम होती है। तो भाई साहब आपका आंसर पता है क्या आ जाएगा, आएगा आंसर आएगा बी। देखो बी आंसर आएगा, देख लो आप, सी वाले पागल हो गए क्या, बी आंसर आएगा CH2O और O के साथ जुड़ेगा ये C डबल बॉन्ड OPH, ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन से चलोगे ना मालिक, रेट ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री की ज्यादा होगी 2 डिग्री से विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, अगर मैं बात कर रहा हूं तो, ठीक है। चलिए बाकी सवाल 1 2 3 4 सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता हूं, अब इसमें एक चीज बताना चाहता हूं, आप एसिड वाली समझ गए, सिंपल है। अदर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन देख लेते हैं अपन, उसमें भी एस्टर बनता है, अदर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, अदर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, सिमिलर टाइप की मैकेनिज्म है, तो मैं उसको डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे, ध्यान से देखना। मेरे को यहां एनहाइड्राइड दिया जा सकता है, RC डबल बॉन्डो OCOR, ये एनहाइड्राइड हो सकता है, और इस एनहाइड्राइड की रिएक्शन में एल्कोहल के साथ करवाऊंगा एसिडिक मीडियम में, सेम वही उसी टाइप की मैकेनिज्म है ना। तो भाई साहब एक बार बताओ, जब यहां एसिड हुआ करता, ध्यान सुनना थोड़ी देर के लिए, आप देखो जरा, लिखना मत, अगर यहां OH था तो आप क्या करते थे, OH और H निकालते थे, यही करते थे। अब यहां मैंने क्या कर दिया, OCOR कर दिया, तो आप क्या करोगे, यहां से आप OCOR और ये H ले लो, तो क्या दिखेगा, देखो इसका आपको आंसर ये बनता हुआ नजर आएगा। सेम वही मैकेनिज्म है, तो बार बार मैकेनिज्म क्यों लिखना, आप समझ ही गए वो चीज। अब यहां आएगा OR-, देखो बन गया एस्टर, और प्लस यहां बनेगा RCOH, क्या बनेगा, RCOH, देखो जरा ये बन जाएगा, और इसमें बाई प्रोडक्ट भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको भी लेंगे, है ना। तो ये तो पहली वाली हो गई अदर एस्टेरिफिकेशन में। दूसरी रिएक्शन है इसमें, अगर मैं यहां पर एसिड क्लोराइड कर दूं, एसिड क्लोराइड कर दूं, ठीक, तो एसिड क्लोराइड में पता है यहां पायरिडीन दिया जाता है, ध्यान सुन लो, ये वाली रिवर्सिबल होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिवर्सिबल होती है, लेकिन ये इरिवर्सिबल बनाते हैं हम यहां पायरिडीन डालते हैं। क्या काम है पायरिडीन का, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां क्या करोगे आप, उसी टाइप से ये Cl और ये H निकाल लो, आप चाहो तो पोलैरिटी के बेसिस पे कर लो, प्लस माइनस, ऐसा सीख लो, ठीक है, पोलैरिटी बना लो प्लस माइनस। अब यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा तो एस्टर, क्या RC डबल बॉन्डो OR- ही बनेगा, लेकिन यहां क्या निकला होगा, HCl निकला होगा। अब HCl तो एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पायरिडीन डाल देते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, पायरिडीन डाल देते हैं, ताकि ये रिएक्शन जबरदस्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, क्योंकि जैसे ही पायरिडीन यहां दिखेगा HCl को, वो उसके साथ रिएक्ट करके पायरिडीनियम क्लोराइड बना लेगा। तो आप HCl की कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतनी फॉरवर्ड जाएगी कि वो लगभग इरिवर्सिबल रहेगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे। अब कई बच्चे यहां गलती करते हैं, क्या कि सर आपने तो कहा था कि भैया वीक एसिड बनना चाहिए, सर यहां तो HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसके मुकाबले में। अब यही वाली गलती जो बच्चे यूजुअली करते हैं, जो चीज जहां बताई है वहीं लगानी है, अपने मन से कहीं नहीं लगानी। अब ये वाला कॉन्सेप्ट फिजिक्स में मत लगा देना भाई कि आप फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। मैंने आपको बताया था एसिड बेस रिएक्शन में, ये कोई एसिड बेस रिएक्शन थोड़ी है, ये कोई एसिड बेस रिएक्शन थोड़ी है, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा होगा। यहां एसिड बेस रिएक्शन थोड़ी है कि तुम एसिड बेस में लगाने लगो ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, आपको ये कॉन्सेप्ट बायो में नहीं लगाने, ना फिजिक्स में लगाने हैं। देखो जरा क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां, पहली लाइन,
इन एसिड बेस रिएक्शन, ये जो लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन एसिड बेस रिएक्शन में सोचोगे कि HCl, पानी, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब, वहां तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम हो रहा है, हर रिएक्शन में थोड़ी सोचना है, ठीक है। तो ये चीज कहां, ये चीज यहां मत लगा देना एसिड बेस वाली, है ना। तो ये कोई एसिड बेस वाली रिएक्शन नहीं है, ये तो भाई लोन पेयर अटैक कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है। तो एस्टर और HCl बनेगा और यहां पायरिडिन हम डाल के लगभग इरिवर्सिबल करवा लेते हैं हम, क्योंकि HCl ये वाली, ये एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर एसिड बेस रिएक्शन है, तो बेटा यही तो बात मैं कह रहा हूं, तुम जो चीज जहां लगानी वहां लगाओ ना। मैं आपसे बात कर रहा हूं इसकी, ध्यान से देखो, बताओ जरा, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है? क्या ये वाली, ये बताओ, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है? ये बताओ, ये क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है? नहीं ना, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा होगा यहां पर, है ना। अब कह रहे हैं कि भाई ये एसिड बेस है, तो ये तो सही है ना, ये तो एसिड बेस होगी ना, ये तो एसिड बेस होगी, और इसमें क्या टेंशन है? ये एसिड है, ये बेस है, और ये सॉल्ट बनेगा, ये तो बनेगा ही, क्या दिक्कत है इसमें? भाई अगर मैं कहूं H+ और OH-, भाई अगर ये H+ OH- मिलेंगे पानी बनेगा, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये तो होनी है, इसमें क्या टेंशन है इतनी, ठीक है। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो, हर कॉन्सेप्ट हर जगह मत फिट कर दिया करो। एक जो लाइन लिखी थी ना, क्या, एसिड बेस रिएक्शन में तुम्हें सोचना है कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, उसमें सोचना है, ठीक है। चलें आगे, ये पहली वाली रिएक्शन कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। तो ये था आपका अदर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब आपको कोई सवाल दे दिया जाए, आप कर लेना, जैसे मान लो यही सवाल करा देता हूं आपको, मान लो क्वेश्चन करिएगा, मान लो CH3 दे रखा है और C डबल बॉन्डो और Cl दिया है, और मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, CH3 CH2 OH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। आंसर आप मुझे लिख करके बता दीजिए, बताइए जरा। एक सवाल ये कर लो, और एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, CH3 C डबल बॉन्डो एनहाइड्राइड दे रहा हूं मैं, OC डबल बॉन्डो CH3, और इसकी रिएक्शन में दे रहा हूं आपको PHCH2OH के साथ एसिडिक मीडियम में। दोनों के आंसर आप मुझे करके बता दीजिए, ठीक है। दोनों के आंसर आप मुझे करके बता दीजिए। क्या कह रहे हो, जूलॉजी का एक्स्ट्रा लेक्चर है, क्या बात कर रहे हो? अभी तो हमारी और आपकी बात हुई थी, फिजिक्स का लेक्चर होगा, जूलॉजी कहां से होगा भाई, कैसी बातें कर रहे हो? कौन से बैच को देख लिया तुमने? फिजिक्स का ही तो लेक्चर है? पागल हो जाते हो तुम लोग कभी कभी। चलिए चुपचाप से इसके आंसर निकालिए तुरंत से पहले। बताइए, आंसर निकल जाए तो बताना। जिसकी ही क्लास है यार, किसी बात कौन सा, कहां चले जाते हो? बताइए, आंसर बहुत आसान है निकालना, बताओ। मैं यहां माइनस प्लस करके खेल लूंगा तब भी काम हो जाएगा मेरा। क्रॉस में जोड़ दो, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। तो पहले वाले का आएगा CH3 C डबल बॉन्डो OCH2 CH3। क्या ये बात सही है? इधर आइए जरा। कह रहे हैं मालिक इस बैच में स्पैमर बढ़ से गए हैं। अभी पता चलेगा जब चैप्टर पे चैप्टर खत्म हो गए ना, फिर इनके हाथ कांपेंगे, फिर ये कहेंगे क्या हो रहा है जीवन में। क्लियर है ये? और इसमें क्या बनेगा, एक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है, CH3 C डबल बॉन्डो O-H+, यानी कि CH3 COH। बताओ जरा, क्या आपने यही बनाए? क्या आपने यही बनाए? बोलिए जी। चलें फिर, क्यों भाई, समझ गए? तो ये अदर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी इस तरीके से चलेंगी, कर लोगे आप सवाल, इसके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कोई रीअरेंजमेंट वगैरह तो है नहीं, प्लस माइनस बनाना सीख जाओ, खेल खत्म है, ठीक है। कह रहे सर Cl कहां गया? यार बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते अपन यार, ले तू भी क्या याद रखेगा, ले HCl लिख ले, और फिर पायरिडीन से रिएक्शन करा के पायरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड बना देना,
ठीक है, ठीक अच्छे, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये थी आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बाकी जितनी भी टाइप की रिएक्शन है आप कर लोगे। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन थी, मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म बताई थी, और ये दोनों रिएक्शन अभी आपको अदर एस्टरिफिकेशन में लिखवा दी, एक बार आप इसको देख लेना बाद में। अब मैं चलता हूं उस बात पर जो आप सुनना चाहते हो। अब आप ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है, फोकस के साथ ध्यान से सुनना। आपने कभी SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन का नाम सुना है? हाँ या ना, बताओ, क्या आपने इन रिएक्शन का नाम सुना है? बोलिए, बताओ। एक बच्चा कह रहा सर पिछले वाले सवाल में पीवाई का क्या हुआ? बेटा पीवाई को पायरिडीन कहते हैं। कहां से आते हो तुम लोग भाई? ये देखो, अरे यार क्या बताऊं मैं, कभी कभी तो मुझको देख के लगता है कि तुम वही हो जिसको ढूंढ रहे हैं बरेली वाले। देखो इसका नाम पायरिडीन है, तो ये जो पीवाई है वो पायरिडीन यही है। HCl पायरिडीन के साथ ये बनाता है, वही पायरिडीन को मैंने स्ट्रक्चर की जगह ऐसे भी लिख सकता हूं मैं उसको, ठीक है। बेटा बाहर मत निकल जाना तुम आज घर के, उठा के ले जाएंगे तुमको, बाहर मत निकलना, उठा के ले जाएंगे तुमको, बरेली वाले बहुत घूम रहे हैं। चलिए SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन आपने नाम सुना है, लेकिन आपने कहां सुना है बताइए? आपने नाम कहां सुना है? आपने इन रिएक्शन को सुना था कहां पर? अल्काइल हैलाइड में सुना था। क्या ये बात सही है ना? अल्काइल हैलाइड में सुना था आपने, यानी कि ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में होती है। एल्कोहल्स में भी होती है क्या? अगर मैं आपसे नॉर्मल कंडीशन में बात करूं कि सर ROH, सुनिएगा ध्यान से, क्या ROH रिएक्शन देता है? तो ROH की नो E1 E2 SN1 SN2 इनकी ये रिएक्शन नहीं होती है। तो आप कहोगे सर पढ़ा तो रहे हो, फिर मैं एल्कोहल की डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा सकता, लेकिन इनडायरेक्टली मैं करवा सकता हूं। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं आपको एक रिएक्शन से समझाऊं कि सर ROH की रिएक्शन, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं सपोज किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, और मैं ये बनाना चाहूं कि सर RNU बन जाए और OH माइनस बन जाए। बेटा OH माइनस जो है वो वर्स्ट लीविंग ग्रुप होता है, OH माइनस बैड लीविंग ग्रुप या वर्स्ट लीविंग ग्रुप में काउंट होता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। लीविंग ग्रुप वर्स्ट होता है, क्यों? ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। और जो O नेगेटिव निकला है यहां पर, जो O नेगेटिव निकला है उसको स्टेबलाइज करने के लिए एडिशनल फैक्टर नहीं है, जस्ट लाइक रेजोनेंस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं यहां पर, है ना। तो ये भैया वर्स्ट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब आप ध्यान सुनिएगा, मैं क्या करूं, मैं ROH में कुछ ऐसा कर दूं, कि इसका जो लीविंग एबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो ROH में कुछ ऐसा किया जाए, सुनिएगा ध्यान से, कि लीविंग एबिलिटी बढ़ जाए। सुनिएगा ध्यान से बात को, है ना, लीविंग एबिलिटी बढ़ जाए। अब वो कैसे कैसे कर सकते हो, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। आप ये बात समझ गए, डायरेक्ट ROH की रिएक्शन नहीं होती है ना, डायरेक्ट ROH की रिएक्शन नहीं होती। SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल हेडिंग भले ही लिखी है, लेकिन एल्कोहल नहीं करता, एल्कोहल में कुछ छेड़ाछाड़ी कर दें तो हो जाती है। अब सर ये कैसे हो सकता है ना, ठीक है, समझ गए बात को। ROH में कुछ ऐसा किया जाए कि लिविंग एबिलिटी बढ़ जाए, तो सर वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, करें स्टार्ट। आपकी इच्छा है, इसको नहीं भी लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जस्ट समझा रहा था कि ROH की रिएक्शन नहीं होती है, ये वर्स्ट लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए नो रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन नहीं होती है। आप इसको लिख करके
काट भी सकते हो कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से मेरी बात। अब अगर मुझे अल्कोहल की SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन करवानी है तो मैं क्या करूं, इसका तरीका है क्या, आपको अभी याद आ जाएगा, आपको अभी याद आ जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, आपको यदि आ जाएगा, अभी याद आ जाएगा क्या। पहला तरीका, तरीका नंबर 1, ठीक, पहला तरीका यह है कि प्रोटोनेशन करा दूं, अल्कोहल का प्रोटोनेशन पहले करा दो तो खेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अरे भैया मजे आ गए, देखो, अरे भैया मजे आ गए। पहला तरीका, आप डायरेक्ट आरओएच की रिएक्शन मत कराओ, आरओएच की रिएक्शन करवाओ पहले H+ के साथ, मतलब प्रोटोनेशन करवा दो मालिक, और जैसे ही प्रोटोनेशन होगा बल्ले बल्ले वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, देखिए जरा, देखिए ना, जैसे ही प्रोटोनेशन होगा तो ये क्या कर देगा, ROH2+ बना लेगा। सर मैं इसका प्रोटोनेशन करवा दूं तो रिएक्शन हो जाएगी, H+ लाऊंगा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, देखो दे दिया, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। और भैया प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करता है, बताइए बताइए क्या करता है, बोलिए जरा। वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन सकता है, देखिए, तो वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है, और वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है तो यह बना लेता है R+ और पानी निकल जाता है, देखिए जरा। और अब कोई न्यूक्लियोफाइल तुम लाओगे, मालिक काम हो गया, देखो, अब कोई न्यूक्लियोफाइल तुम ले आओ, क्या बन जाएगा, RNU बन जाएगा, ठीक। और अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, ये चेक कर लेना। आप कहोगे सर ये रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, जी हां मैंने आपको पढ़ा दी रिएक्शन, आपको मैं रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, हेलो अल्केन की पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही थी ये, मैं आपको ये रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, यस मैं आपको ये रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, कुछ याद दिलाऊं क्या। अरे मैंने आपको ऐसे नाम से नहीं पढ़ाई थी कि SN1 है, लेकिन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये आपको याद दिलाऊं, लीजिए, सवाल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, सवाल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं HBr के साथ, कुछ याद आया। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं NaBrH2SO4 के साथ, याद आया कुछ। और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं आपको KiH3PO4 के साथ, अब तो कुछ याद आया होगा। ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, यहां HCl कर लो, यहां HCl कर लो, ये रिएक्शन ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, ये रिएक्शन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, समझे। तो मैंने एक बार और रिवीजन करा दी है कि प्रोटोनेशन करा करके OH H2O+ में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये जो OH है इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हो। सर जब पढ़ चुके हैं तो दोबारा क्यों बता रहे हो, मैं अब यहां पर आपको थोड़ी गहराई वाली बातें बताऊंगा, वहां मैंने आपको सिर्फ उतनी ही गहराई में उतारा था जितना आप उतर सकते थे, क्योंकि उस समय तक आपने SN1 SN2 पढ़ नहीं रखी थी। अब आप नाम से जानते हो ना, SN1 SN2 जानते हो अब आप, तो अब मैं इसके अंदर की बातें बताऊंगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए तो क्या क्या खेल हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, चलिए, तो अब आप ये सवाल कर लोगे, कर लोगे, बताओ जरा क्या करेंगे इसमें। मैं अगर इस सवाल में स्टार्ट करूं तो सबसे पहले H+ आएगा, चाहे ये रिएजेंट हो चाहे ये हो चाहे हो, तीनों में से कोई भी रिएजेंट हो H+ आएगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, प्रोटोनेशन हो चुका होगा, और प्रोटोनेशन के बाद पानी निकलेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अब कोई रीअरेंजमेंट तो है नहीं इसके बाद, बस अब इनमें क्या क्या कर लो, बताओ, यही पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, यहां क्या लगा दूं Cl, यहां क्या लगा दूं Br, और यहां क्या लगा दूं I, सही बात है। प्रोटोनेशन कराया, पानी निकाला, पॉजिटिव चार्ज बन गया, और क्या,
ठीक है, समझे? तो एल्कोहल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, हम एल्कोहल को उकसाते हैं, हम एल्कोहल के साथ कुछ खेलते हैं, जैसे प्रोटोनेशन खेल लो, और भी तरीके होते, पहला तरीका है प्रोटोनेशन, कि एल्कोहल को प्रोटोनेट कर दो और प्रोटोनेशन करने के बाद ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन करने लगेगा। मैं इस रिएक्शन को SN1 नाम दे सकता हूं, ये SN1 रिएक्शन है, ये SN1 रिएक्शन है, और ये SN1 रिएक्शन है, ये रिएक्शन सारी SN1 है। क्लियर एकदम बात? ठीक है, नोट कर लो तो बता देना, सूचित कर देना, नोट कर लो तो सूचित कर देना। अब सर इसी वाले तरीके से, यही जो तरीका है, अब इसमें मैं आपको इसकी गहराई की बातें बता रहा हूं। क्या गहराई की बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या गहराई की बातें बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं, सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां एल्कोहल 2 डिग्री और 3 डिग्री लूंगा, अब इसकी गहराई सुनिएगा जरा, है ना, मैंने आपको वहां नहीं बताया था, मैंने आपको वहां सारे सवाल 2 डिग्री 3 डिग्री वाले कराए थे। अगर आप पीछे हेलो एल्केन की पहली रिएक्शन देखें तो 2 डिग्री 3 डिग्री कराए थे, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन बनता है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये एल्कोहल तुम्हारा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है तो ये कार्बोकेटाइन से जाता है। अगर ये 2 डिग्री 3 डिग्री है, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है, तो 1 डिग्री वाले में ये पानी डायरेक्टली नहीं निकल पाता, इसको जबरदस्ती निकालना पड़ता है। तो अगर मैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की बात करूं तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, SN1। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहां एग्जाम्पल भी 3 डिग्री लेकर के समझाया है, क्योंकि मैं कार्बोकेटाइन बना पाऊं। और मैंने 2 डिग्री वाले सवाल करा रखे हैं हेलो एल्केन की पहली ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, वहां 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों करा रखे हैं, 1 डिग्री नहीं कराया। ठीक, अब आप ध्यान सुनना गहराई। तो अगर मैं SN1 रिएक्शन कराना चाहता हूं तो मैं 2 डिग्री और 3 डिग्री लूंगा। अगर मैं SN1 कराना चाहता हूं तो 2 डिग्री और 3 डिग्री लूंगा। लेकिन मैं इसी रिएक्शन को SN2 से ले जाना चाहता हूं तो क्या करोगे, अब आप ध्यान सुनना अगला। अगर मैं इसी रिएक्शन को SN2 कराना चाहता हूं तो तुम्हारा ये जो ROH है ये तुम्हारा 1 डिग्री होना चाहिए। ROH क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, ये जो 1 डिग्री होना चाहिए, तो 1 डिग्री में यहां पर आप एक कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। यहां एक कैटलिस्ट लेना पड़ता है ZnCl2। अगर तुम्हें SN2 रिएक्शन करानी है, सुनना ध्यान से बात को, है ना, अगर तुम्हें SN2 रिएक्शन करानी है तो ZnCl2 कैटलिस्ट का यहां इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर ऐसा भी लिखा है कि 2 डिग्री में किया जाता है। मैं आपको तीनों के तीनों रिएक्शन समझा देता हूं, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूं 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, है ना। ZnCl2 कहां यूज कर रहे हैं, ZnCl2 यहां पर यूज किया जाता है, ध्यान से देखना। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, OH को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, OH को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है, OH को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। ZnCl2 OH को अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। अगर ये 1 डिग्री है, अगर ये 1 डिग्री है तो कोई न्यूक्लियोफाइल, मान लो मैं न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव लेकर के आ रहा हूं, तो ये जो Cl नेगेटिव है ये यहां पर बैक साइड से अटैक करके इसको निकालता है, तो ये SN2 रिएक्शन करता है। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं ZnCl2 लेकर के आ रहा हूं तो बैक साइड से अटैक करता, लेकिन एक्चुअल में ये 1 डिग्री वाला इतना कम स्टेबल कैटाइन बनाता है कि SN2 से जाता है, और SN2 में भी यहां हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये बॉन्ड नहीं टूटता, रूम टेम्परेचर पर ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटता है, तो हाई टेम्परेचर यहां रिक्वायर्ड है। तो अगर 1 डिग्री की रिएक्शन तुम करा रहे हो तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। यहां पर सुन लो ध्यान से, अगर 1 डिग्री करा रहे हो तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक।
नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि आपको ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां तोड़ना है और ये स्टेबल वैसे भी नहीं हो रहा क्योंकि 1 डिग्री है, इसलिए यहां ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है। अब सुनिएगा, SN1 बता रहा हूं मैं आपको, अगर तुम्हारा ROH 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन 2 डिग्री में बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। अगर मैं ZnCl2 लेकर के आता हूं तो यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको अपने इलेक्ट्रॉन देकर यही बनाएगा, ROH यहां प्लस और ZnCl2 माइनस, और अब ये R जो है वो 2 डिग्री कैटाइन बनेगा तो ये आसानी से फिर निकल भी सकता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे भी काम कर जाता है। तो अब ये जब निकलेगा तो क्या बनेगा, R प्लस, और ये बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे भी टूट जाता है। इसमें कोई हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं, क्योंकि R प्लस अब 2 डिग्री है ना, स्टेबल है, ठीक, और बाकी निकल गया, और बाई प्रोडक्ट हम लिख नहीं रहे। अब आप यहां पर ये भी सोचोगे रीअरेंज इफ पॉसिबल, ठीक है, और पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट कराने के बाद आप क्या करोगे, यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल लेकर के RCl बना दोगे, ठीक है। अगला देखो जरा, ध्यान से देखो जरा, तीसरा SN1 रिएक्शन होती है, ROH अगर 3 डिग्री है, यहां कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहां सीधे सीधे एसिडिक मीडियम जो आपने HCl वगैरह डाला, ठीक है, अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है यहां ZnCl2 की। तो H प्लस जो है वो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देकर के ये बना लेता है ROH2 प्लस, ठीक, और यहां से पानी निकल जाएगा, और R प्लस क्योंकि 3 डिग्री बनना है, ठीक है, यहां 2 डिग्री बन रहा था, ये 3 डिग्री है, इसमें भी रीअरेंजमेंट सोच लेना इफ पॉसिबल, और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराने के बाद कोई न्यूक्लियोफाइल यहां जोड़ देना, RCl मान लो, ठीक है, और यहां कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं, इवन सिंपल रूम टेम्परेचर भी काम हो जाता है। तो आप तीनों मैकेनिज्म को ध्यान से समझ लो, 1 डिग्री में SN2, 2 डिग्री में SN1, 3 डिग्री में SN1, 1 डिग्री 2 डिग्री में कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, 3 डिग्री में कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक टेस्ट होता है जिसको हम लुकास टेस्ट कहते हैं। अभी तो मैंने आपको एल्कोहल की रिएक्शंस बताई हैं जिसमें एल्कोहल को उकसाया जाता है कि तुम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करो, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको लुकास टेस्ट बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको जस्ट इनकी SN1 SN2 रिएक्शन बताई है कि क्या होती है। तो एल्कोहल की SN1 SN2 रिएक्शन किस तरीके से कराई जाती है, आप प्रोटोनेशन करा करके करवा सकते हो, आप कोई कैटलिस्ट लेकर के करवा सकते हो, ठीक है। प्रोटोनेशन के थ्रू भी आप जा सकते हो, 3 डिग्री में यूजुअली प्रोटोनेशन के थ्रू जाते हो, 2 डिग्री में आप जाते हो अगर SN1 करानी है तो इस वाले पाथ से, और 1 डिग्री तो SN2 ही करेगा, तो SN2 तो आप जानते हो बैक साइड से अटैक होता है, ठीक है। तो ये कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है, आपने SN1 SN2 पढ़ रखी है हेलो एल्केन में, बस उसी चीज को एल्कोहल कैसे स्टार्ट करता है वो बताया गया है। जैसे एल्कोहल ने ZnCl2 से रिएक्ट करा और Cl- ने अटैक करा, तो ये SN2 रिएक्शन ही तो होती है, बैक साइड से अटैक करती है। सर ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटता, क्योंकि 1 डिग्री कैटाइन स्टेबल नहीं होता, इसलिए बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, नो रिएक्शन होगी, रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन होगी नहीं। अब अगर 2 डिग्री आ गया तो भैया 1 डिग्री से थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री, तो हालांकि कैटलिस्ट लगेगा लेकिन ये बॉन्ड टूट जाएगा तो कैटाइन बना लेगा। 3 डिग्री में तो कोई कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अगर दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कैटाइन उतने स्टेबल नहीं बन पा रहे हैं। 1 डिग्री में कैटाइन स्टेबल बन नहीं पा रहा, 2 डिग्री भी उतना खास स्टेबल नहीं होता, 3 डिग्री तो बहुत अच्छा खासा स्टेबल होता है ना। कह रहे सर पड़ा हुआ लग रहा है, अरे पड़ा हुआ सब वही है, SN1 SN2 ही है, बस एल्कोहल कर दिया रिएक्टेंट, है ना। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक टेस्ट बताता हूं, ठीक है, इससे रिलेटेड टेस्ट बताता हूं, और उस टेस्ट का नाम है लुकास टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट का नाम क्या है, लुकास टेस्ट। इससे रिलेटेड एक टेस्ट है, इसको लुकास टेस्ट कहते हैं। यह किस लिए किया जाता है, फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। लैब में अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करना है या डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है, इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहानी होती है, आपको लुकास रिएजेंट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, लुकास
रिएजेंट दिया जाएगा। सर लुकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 दिया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 दिया जाता है। ठीक है, अभी E1 E2 पे आएंगे। अरे बेटा रुक जा इतना तेज थोड़ी भागना है। पहले मैंने प्रोटोनेशन बता दिया, उससे रिलेटेड टेस्ट है तो यही कवर कर लो, फिर अपन वापस चलेंगे E1 E2 भी समझेंगे, है ना। और भी दूसरा तरीका होता है उसको भी समझेंगे, पहले इसके अंदर तो चल लो सारा, है ना। कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 ये क्या है? लुकास रिएजेंट। अब ये क्या करेगा? सिंपल रिएक्शन है। अगर मैं आपसे बोलूं ROH, तो ROH में क्या क्या हो सकता है? सर ROH जो है वो 3 टाइप की चीजें यहां हो सकती हैं। ROH में क्या क्या हो सकता है बताइए? ROH में हो सकता है सर 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाए, सर 2 डिग्री मिल जाए, सर 3 डिग्री मिल जाए। सही बात है, आपको 1 डिग्री मिल सकता है, आपको 2 डिग्री मिल सकता है और आपको 3 डिग्री मिल सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो एल्कोहल होते हैं ना वो लुकास रिएजेंट में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो क्लोराइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो टर्बिडिटी देते हैं, झाग देते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, सुनिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत कम होगी, फिर 2 डिग्री की होगी, फिर 3 डिग्री की। क्यों? क्योंकि यहां पर एसिडिक मीडियम है, कंसंट्रेटेड HCl है ना। तो बताओ सबसे तेज रिएक्शन किसकी होगी? रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री की ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ये तो आप पीछे समझ के आ ही चुके हो। सही बात है ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम है और एल्कोहल एसिडिक मीडियम में जानते हो क्या करता है? अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी है किसी एल्कोहल की, तो H+ दे करके प्रोटोनेट करा करके आप पानी निकाल के सोच लो, ये चेक करने के लिए है ना। अब आप ये मत कहना कि सर 1 डिग्री में तो SN2 कराई थी आपने, चेक करने के लिए, रेट चेक करने के लिए। तो अगर आपको किसी भी एल्कोहल की रेट ऑफ रिएक्शन चेक करनी है तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होने वाली है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे वह बताओ, अगर रेट ऑफ रिएक्शन ये होने वाली है तो ये जो 3 डिग्री वाला है ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा और यहां टर्बिडिटी मिलेगी, टर्बिडिटी इन सेकेंड्स। तुरंत रिएक्शन हो जाएगी 3 डिग्री की तो बहुत तेज हो जाएगी। ठीक, या इमीडिएट टर्बिडिटी, सेकेंड्स बोलो या इमीडिएट बोलो, सवालों में लिखा रहता है इमीडिएट दे रहा है या सेकेंड्स में दे रहा है। 2 डिग्री वाला जो है वो देगा टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब झाग टाइप का है ना, टर्बिडिटी इन मिनट्स, क्योंकि 2 डिग्री वाला कैटाइन इस वाले से थोड़ा कम स्टेबल होता है ना, मिनट्स में देता है। और 1 डिग्री वाला या तो नो टर्बिडिटी देगा, नो टर्बिडिटी। ठीक है, एक्चुअल में टर्बिडिटी देता है लेकिन 5-6 घंटे के बाद हाई टेम्परेचर पर। तो इतना ऑब्जर्वेशन थोड़ी रखते हो लैब में। लैब में ऑब्जर्वेशन तो यार सेकंड्स की बात है, 2 से 5 मिनट की बात है। 5 घंटे थोड़ी बैठे रहोगे देखने के लिए कि टर्बिडिटी मिल रही कि नहीं, है ना। ठीक है, तो टर्बिडिटी इन सेकंड्स, टर्बिडिटी इन मिनट्स। इनसॉल्युबल होता है RCl, क्योंकि आप देखो कंसंट्रेटेड HCl है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये जो टर्बिडिटी है किसकी बनेगी? RCl की बनेगी, है ना। इनसॉल्युबल होता है, झाग टाइप से बन के रह जाता है। ठीक, और यहां नो टर्बिडिटी, या कभी अगर ऐसा लिखा हो कि टर्बिडिटी इन लॉन्ग टाइम, तो 5-6 घंटे के बाद आती है और वो भी हाई टेम्परेचर पर। टर्बिडिटी इन लॉन्ग टाइम, है ना। वैसे तो नो टर्बिडिटी ज्यादातर सवालों में लिखते हैं, लेकिन कभी लिखा हो लॉन्ग टाइम, है ना, टर्बिडिटी इन लॉन्ग टाइम बट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे टर्बिडिटी होती है इसकी, लेकिन बहुत समय के बाद, क्योंकि 1 डिग्री का इतना कार्बोकेटाइन स्टेबल होते नहीं, बहुत धीमे धीमे रिएक्शन जल्दी, 5-6 घंटा लगेगा चेक करने में। ठीक है, तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 3 डिग्री वाला इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री वाला मिनट्स में, 1 डिग्री वाला कोई टर्बिडिटी नहीं देता, या दे भी रहा होगा तो हाई टेम्परेचर पर 4-5 घंटे के बाद देगा। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। बनेगा क्या? RCl बनेगा। और अभी आपसे कुछ बनवाएंगे नहीं, इसमें टेस्ट है तो ऑब्जर्वेशन पूछते हैं, टेस्ट है तो ऑब्जर्वेशन पूछते हैं। अगर बनवाना है तो वो HCl वाली रिएक्शन अलग से देके पूछ लेंगे आपसे, है ना। तो यहां तो आपको सिंपल सी बात है, टेस्ट है तो ऑब्जर्वेशन पूछेंगे। तो मैं आपके सामने एक चीज ऐसी लिखने चाह रहा हूं कि बस आपको आंसर करना है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, इसके सवाल में आपके सामने लिखता हूं, बताइएगा आप, है ना। RCl क्या होता है? RCl अल्काइल क्लोराइड होता है। भाई साहब मालिक ये मत पूछ लेना कि ये डिग्री क्या होती है।
कह रहे आरसीएल क्या होता है? अरे अल्काइल क्लोराइड को आरसीएल कहते हैं भैया। कहां हो तुम यार? चलिए हो जाए तो बताना, हो जाए तो बताना। भैया जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप लोगों का मानसिक संतुलन ठीक चल नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। डन। चलिए मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, आप बताना। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं कंपाउंड्स, आपको बताना है टर्बिडिटी इन, और आपको मैकेनिज्म बतानी है, ठीक है, मैकेनिज्म बतानी है। 1 डिग्री के लिए लॉन्ग टाइम लिख देना, 2 डिग्री के लिए मिनट और 3 डिग्री के लिए सेकंड्स, ठीक है, ऐसा। कंपाउंड्स, टर्बिडिटी और मैकेनिज्म। चलिए बताइएगा। बोलिए भाई क्या लिखेंगे आंसर? 1 डिग्री है क्या, बताओ जरा। 1 डिग्री है तो टर्बिडिटी इन बताइए, लॉन्ग टाइम बोल देता हूं, ठीक है, और 1 डिग्री के लिए मैकेनिज्म SN2 लगती है, SN2 मैकेनिज्म होती है 1 डिग्री में, है ना। ये क्या है, 2 डिग्री है तो मिनट्स लिख दो और SN1 लिख दो। ये क्या है, 3 डिग्री तो सेकंड्स और SN1 लिख दो, ठीक। अगला, चलिए इनके बारे में बताइए क्या ख्याल है आपके। तो ऐसे अल्कोहल देके आपसे पूछ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। बोलिए। बताइए। सिंपल एकदम, बहुत बढ़िया। मेरे पास तो जादू है, जादू है तेरा ही जादू मेरे दिल पे छाने लगा। चलिए आगे बढ़े। हो गया भाई, और क्या। आगे बढ़े, आगे बढ़े। 1 डिग्री SN2, 2 डिग्री 3 डिग्री SN1। अब मैं आपको ऐसे सवाल दे रहा हूं कि आपके दिमाग के धागे खुल जाएंगे, सुनिएगा जरा ध्यान से। 1 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी दे रहा होगा, देखना। सर कैसे दे सकता है इमीडिएट टर्बिडिटी सेकंड्स में, 1 डिग्री भी? ये तो मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूं, ये नॉर्मल बातें हैं क्या। सिंपल 1 डिग्री, सिंपल 2 डिग्री, सिंपल 3 डिग्री, सिंपल 1 डिग्री, सिंपल 2 डिग्री, सिंपल 3 डिग्री। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा अल्कोहल दे दूं कि जो 1 डिग्री हो लेकिन उसका कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए, समझे, तो क्या होगा? आइए उसको पोपू बॉक्स में लिख लेंगे अपन। आइए जरा पोपू बॉक्स बनाएंगे अपन, देखिए जरा ध्यान से, ध्यान से देखिए जरा। वन डिग्री, ऐसा बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, है ना। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, कोई भी डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज आ गई तो SN1 मैकेनिज्म होगी। भाई इसमें अगर आ गया तो SN1 फॉलो होगा ना। आप कहोगे सर 2 डिग्री 3 डिग्री में तो वैसे भी होती, हाँ होती, अच्छी बात है, लेकिन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज आ गई तो भी तो होनी ही है, तो मैंने तीनों ही लिख दिए। रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, C+ बन रहा है तो SN1 फॉलो होगी। जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह दूं बताओ ये वाला एल्कोहल की मैकेनिज्म क्या होगी, सर इसकी मैकेनिज्म SN1 होगी और सेकंड्स में टर्बिडिटी देगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री तो वैसे भी SN1 ही देता था और रेजोनेंस है तो अच्छी बात है और अच्छे से देगा। ठीक, अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि सर ये एल्कोहल ये तो 3 डिग्री वैसे भी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो अच्छी बात है यार। तो देखो जरा, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बन रहा है, सर कहां बनाओगे कैटायन, सर कहां बनाओगे कैटायन, कैटायन बनेगा मालिक OH हटा करके, लेकिन OH किस फॉर्म में हटाओगे, प्रोटोनेट करके। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेटेड HCl H+ देगा, तो आप पानी हटा करके प्लस बना लेंगे और सारे के सारे रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, समझे। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री क्योंकि बनना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज तो बहुत अच्छी बात है यार। रेजोनेंस स्टेबलाइज अगर 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो कोई भी हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, यानी कि वो SN1 से जाएगा और सेकंड्स में टर्बिडिटी आएगी, समझे। समझे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। एक कह रहा सर टर्बिडिटी कैसे, बेटा RCl जो बनता है इसमें, इसका प्रोडक्ट RCl होता है ना, क्लोराइड होता है ना, तो क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं लुकास रिएजेंट के अंदर, इसलिए वो झाग के फॉर्म में या छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके होते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, डन छे। चलूं आगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, बताइएगा, बताइएगा आंसर, है ना। इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है। और इसके बारे में क्या ख्याल है, बताइए जरा। फर्स्ट वाला बता दो जरा, फर्स्ट वाला। सर टर्बिडिटी इन सेकंड्स और मैकेनिज्म SN1, है ना, SN1 होगी ना, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा देखो, क्योंकि ये तो प्रोटोनेट होकर निकल जाएगा, यहां प्लस आएगा ना। बेटा ये सवाल मैंने आपको इसलिए डाला है कि यहां पर नो टर्बिडिटी, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये ना तो SN1 देगा ना SN2। क्यों, क्योंकि ये ब्रिज हेडेड पोजीशन है, ब्रिज हेडेड पोजीशन है मालिक, तो नीदर SN1 नॉर SN2। अरे भाई आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा तो था ये, तो नीदर SN1 नॉर SN2, ना तो SN1 होती ना SN2 होती ब्रिज हेडेड की, है ना। अगला बताइए जरा, यहां प्लस आएगा, स्टेबल है तो सेकंड्स में टर्बिडिटी SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये सेकंड्स वाला तो SN1 करेगा, ठीक है। और यहां प्रोटोनेट कर दोगे, इसको निकालोगे यहां प्लस, तो ये आएगा सेकंड्स में और SN1। समझ गए आप बात को, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था आज का लेक्चर। अब मैं आपको थोड़े से ऑब्जेक्टिव सवाल करवा देता हूं, 2-3 मिनट, है ना। इसका सेकंड पार्ट कल करेंगे। एल्कोहल का SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने पहली रिएक्शन बताई थी, कौन सी, अगर मैं प्रोटोनेशन के थ्रू चलता हूं, है ना, उसमें मैंने कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व कर दिया था, मतलब ऑक्सीजन पे प्लस बनाना, ऑक्सीजन पर प्लस बना करके उसको एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके रिएक्शन कर रहे थे। कल मैं आपको बढ़ाऊंगा डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स, जैसे ट्रिफलेट, टॉसिल, मैसिल, है ना, मिसाइल, ऐसे इस टाइप के ग्रुप होते हैं, तो उनके थ्रू भी तुम SN1 SN2 करा सकते हो, ठीक है। और एल्कोहल की कल एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे अपन, E1 E2 जो आपको बताया, है ना।
चलो पहले इसके कुछ सवाल कर लो। चलिए 4-5 सवाल इसके कर लेते हैं, छोटे छोटे से होंगे। अब आप समझ गए लुकास टेस्ट तो बहुत आसान होता है ना। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए, बोलिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लुकास टेस्ट, ठीक है। लुकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, बताओ। लुकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स के लिए किया जाता है ना। चलिए इसमें कुछ होमवर्क है, बाकी कुछ और सवाल जो हैं ये बताइए जरा। इन लुकास टेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी इज ड्यू टू। देखो जितने भी टेस्ट वेस्ट टाइप की चीजें होती है ना, उसमें ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड सवाल होते हैं, है ना। अगर उनको केमिकल रिएक्शन का सवाल कराना हो कि बच्चा कह रहा है कि सर रीअरेंजमेंट कराना है कि नहीं कराना है, क्या करना है, तो बेटा वो तुमको HX करके रिएक्शन दे देंगे, उसमें तुम सोच लेना, है ना। HX करके रिएक्शन दे देंगे तुम्हें, अगर उससे सवाल होने से पूछना होगा रिएक्शन वाला, जैसे हमने HCl, HBr, NaI, KI इस टाइप के सवाल जो किए हैं, NaBr वाले, वो सब। इन लुकास टेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी इज ड्यू टू, बताओ। RCl बनता है, उसकी वजह से होता है। चलिए अगला, द लुकास टेस्ट रिएक्शन फॉर एल्कोहल इन्वॉल्विंग विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म, बताओ। SN1 फॉर 1 डिग्री, SN1 फॉर 3 डिग्री, और अगर ऐसी बातें कर रहे हैं यानी कि नॉर्मल एल्कोहल सोचना है, ठीक है। SN1 फॉर 1 डिग्री एल्कोहल, स्पेशल केस अलग है पोपू बॉक्स वाला, कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो SN1 हो जाता है। SN1 फॉर 1 डिग्री नहीं भाई, 1 डिग्री के लिए तो SN2 करते हैं। SN1 फॉर 3 डिग्री एल्कोहल एकदम सही है। SN2 फॉर 3 डिग्री गलत। इवन अरे यार लुकास टेस्ट में एलिमिनेशन कहां से आ गया, लुकास टेस्ट तो सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, बोलो। SN1 फास्ट, SN1 स्लो और SN2। तेज SN1 कौन देगा, बताओ। SN1 फास्ट कौन देगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, बताओ। 1 डिग्री नॉर्मल बातें चल रही, नॉर्मल, कोई स्पेशल केस नहीं। स्पेशल केस तो अलग से कंपाउंड बना के देंगे आपको, सर ऐसा होता है। और अगर इनमें SN1 है तो ये इसकी SN1 तेज होगी इससे, है ना, 2 डिग्री वाले से। तो SN1 फास्ट क्या आ जाएगा, टर्सरी। तो फर्स्ट SN1 स्लो क्या आ जाएगा, 2 डिग्री, और SN2 1 डिग्री, है ना। अगला बताओ, लुकास रिएजेंट डज नॉट गिव टर्बिडिटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर नहीं कर रहे, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी कौन नहीं देता है, तो बेटा 1 डिग्री एल्कोहल होगा, और पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 1 डिग्री वाला, 1 ब्यूटेनॉल। टर्सरी ब्यूटेनॉल बता दो जरा, इनको ही बता दो। इसका तो कहोगे नो टर्बिडिटी, क्यों, रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी थोड़ी मिलती है, हाई टेम्परेचर पर मिलती है, वो भी 5-6 घंटे के बाद, है ना। ये 3 डिग्री है तो सेकंड्स में होगा। 2 ब्यूटेनॉल क्या है, 2 डिग्री, तो मिनट्स में होगा। और बेंजाइल एल्कोहल है तो 1 डिग्री, लेकिन ध्यान से सुनो, इसका जो कैटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। तो भले ही ये 1 डिग्री है, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है, तो सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, ये कहानी है। अगला बताओ, विच टाइप ऑफ एल्कोहल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद HCl टू फॉर्म एन अल्काइल क्लोराइड विदाउट द नीड फॉर द कैटलिस्ट लाइक ZnCl2। विदाउट नीड, जिसमें जरूरत नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं है। किसको जरूरत नहीं होती है कैटलिस्ट की, बताइए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। भैया टर्सरी में कोई जरूरत नहीं है ना, स्टेबल कैटायन है टर्सरी का, तो ठीक है। अब देखो तुमसे अगर सवाल
तुमसे अगर सवाल ऐसे लिख के पूछा गया है, देखिए जरा ध्यान से देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सवाल को फॉर्म किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बताइए अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते हो। ध्यान सुनो, ये एक 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री में कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यस, इसका आंसर यस आएगा। ठीक है, 1 डिग्री में कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है और अगर चाहिए तो SN2 से रिएक्शन करा सकते हो तुम। अब ये 1 डिग्री है लेकिन यहां कैटलिस्ट नहीं है तो नो रिएक्शन। ये 3 डिग्री है, यहां कैटलिस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, 3 डिग्री को जरूरत भी नहीं है। और 2 डिग्री है, कैटलिस्ट दिया है, यस रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 वाला इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कैटलिस्ट नहीं है ना, तो 1 3 4 डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1 वाली भी रिएक्शन होगी मालिक। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर 1 वाली नहीं, देखो कैटलिस्ट अगर दिया है तो रिएक्शन तो होगी। अब वो टर्बिडिटी उसकी आ रही है 5-6 घंटे के बाद हाई टेम्परेचर में, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये दिया है तो SN2 से तुम इस रिएक्शन को करा सकते हो। ये वाली तो बिल्कुल ही नहीं होनी क्योंकि कैटलिस्ट नहीं है, रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए वेरी नाइस। बाकी इसमें सवाल होमवर्क डाल दिए हैं मैंने, वो आप कर लेना। ठीक, चलिए मैं इसमें नंबरिंग थोड़ा कर देता हूं। ये दूसरे नंबर पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन थी ना हमारी, तीसरे नंबर पे मैं लुकास टेस्ट बना देता हूं ना। नंबरिंग करता हूं, 3rd नंबर पे आप लुकास टेस्ट बना लेना, तीसरी रिएक्शन ये। ठीक है, SN1 SN2 वाला हेडिंग तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है समझाने के लिए। ठीक है, और एक 4th वाली जो है वो ये सारी रिएक्शन है। मैं आपको एक PSS दे देता हूं, आप सॉल्व करना, ये पढ़ चुके हो तुम है ना। मैं आपको एक PSS दे रहा हूं, होमवर्क के फॉर्म में है ना, आप इसको कर लेना। रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, ठीक है, Pi3 HCl PCl5 और SOCl2 भी डाल देता हूं मैं इसमें ना। जानते हो आप ये रिएक्शन सारी। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। ठीक, चलिए तो आपकी ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन नेक्स्ट टर्न पे एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे और SN1 SN2 एक और तरीके से करा सकते हो एल्कोहल की, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मजा आया भाई, आज बहुत मस्त मस्त रिएक्शन थी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलें फिर, नमस्ते मालिक। जाते जाते आपको 2 लाइनें सुना दूं, आप भी क्या याद रखोगे। बच गया फोन भाई, ऐसा गिरता कि भाई स्क्रीन खुल जाती। अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना और मैंने आपका होमवर्क अपलोड करा दिया है तो वो आप कर लेना है ना। होमवर्क देख लेना एक बार, उसी में मैंने KBCC भी डिस्कस करा दिया है। ठीक, चलिए फिर 4 लाइनें आपके लिए। चांदी सोना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ। समझ रहे हो, आज गहराई वाली है। चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें और जादू टोना एक तरफ। ठीक है, चलिए तो हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, रिवाइज कर लेना तब तक के लिए। ओके बाय। होमवर्क इसका जरूर करना, तभी क्लियर समझ में आएंगी ये चीजें।